Hi everyone, Sachin Gangna this side. Welcome back to another video. I hope all of you must be doing great. And जिन लोगों का FNG एग्जाम आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो यार ये जो साल है एमबीबीएस अब्रोड के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और कुछ दिन पहले हमने बात करी थी एमबीबीएस अब्रोड इज ए ट्रैप के बारे में। काफी लोगों ने वो वीडियो देखी, काफी लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, बट दैट्स ऑलवेज द केस। उसके बाद हमने बात करी क्रीमिया यूनिवर्सिटी और बशकीर यूनिवर्सिटी के बारे में कि किस तरीके से वहां पे बच्चों को सेल्फ एक्सपल्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके फ्यूचर को और उनके पैसे दोनों को बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद एक ऐसी घटना सामने आई है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। एक ऐसी कंट्री की न्यूज सामने आई है जहां मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इस कंट्री में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल की, और नेपाल के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ स्टूडेंट्स की भेजी हुई वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यार कुछ दिन पहले मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, उन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड उनके वर्ड्स अगर मैं पढ़ने लग जाऊं, उनके वर्ड्स में अगर आपको बताऊं एग्जैक्ट, तो आप लोग शॉक हो जाओगे। आप लोग सोचोगे कि ये क्या चल रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बाहर की यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज में। तो वो स्टूडेंट्स थे चितवान मेडिकल कॉलेज के, जो कि है भरतपुर में, और चितवान शहर जो कि नेपाल में लोकेटेड है। तो सबसे पहली चीज जो उन लोगों ने बताई वो ये कि इंडिया में जब उनका एडमिशन करवाया गया था इस यूनिवर्सिटी में, जब उनको बोला गया इंडिया में कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको इंडियन करिकुलम मिलेगा, आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको एग्जैक्टली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारे वादे किए गए एज ऑलवेज, जैसा कंसल्टेंट या एजेंट लोग करते हैं। तो इन लोगों को भी बहुत सारे प्रोमिस किए गए एंड क्योंकि ये नेपाल में हो रही थी एमबीबीएस, तो इतना किसी को डाउट नहीं हुआ। उसके बाद जब वो लोग वहां पे गए, वो लोग नेपाल में पहुंचे, अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, तो उनको पता लगता है कि फर्स्ट ईयर में 13 सब्जेक्ट उन लोगों को पढ़ने हैं। आप सही सुन रहे हैं, 13 सब्जेक्ट्स। अब 13 सब्जेक्ट्स उन लोगों को, एक आईबीएमएस एग्जाम होता है, उसके बाद एक कोमेट 1 होता है और उसके बाद एक कोमेट 2 होता है। तो आईबीएमएस में 6 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके कोमेट 1 में आते हैं और 4 सब्जेक्ट्स आपके कोमेट 2 में आते हैं। उसके बाद उन लोगों को वहां की एग्जाम की क्रुएलिटी के बारे में पता लगा। उन लोगों को पता लगा कि जो आईबीएमएस है जिसमें 6 मेन सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, उसका एक एग्जाम होता है एक ही दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट्स का, जिसकी टाइम लिमिट होती है 4 घंटे। इतना ही नहीं, उसके अगले दिन आपको कोमेट 1 देना पड़ता है और उसके एग्जैक्ट अगले दिन आपको कोमेट 2 देना पड़ता है। और ये जितने सारे एग्जाम है, आईबीएमएस हो, कोमेट 1 हो, कोमेट 2 हो, इसमें कोई एमसीक्यू, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता। सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही उन लोगों से पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद जब ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि वहां के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश तो दूर की बात है, वो इन लोगों को उल्टा नेपाली में पढ़ा रहे हैं। और जब इस चीज की शिकायत इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ये कह के वापस भेज दिया कि जाओ नेपाली सीख के आओ। ये स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे हैं एक एक सिंगल लाइन। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूँ बातें, ये स्टूडेंट्स ने रोते रोते अपनी कहानी मेरे को बताई है, एक एक सिंगल लाइन सच है। उसके बाद जब इन स्टूडेंट्स ने टीचर्स से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग प्लीज हमें इंग्लिश में पढ़ाइए, हमें नेपाली नहीं आती, तो उन लोगों ने उल्टा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी दी। गाइस उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और ज्यादा आप लोगों को हैरान कर देगा। वहां की जो प्रिंसिपल है, जब बच्चे उस प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि मैडम हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वहां की प्रिंसिपल इन लोगों को जितनी गंदी बातें बोल सकती है, जितना बुरा इन लोगों के साथ बिहेव कर सकती है, उतना करती है। वहां की प्रिंसिपल इन लोगों को बोलती है गो बैक टू योर कंट्री, जो कि काफी नॉर्मल है उस प्रिंसिपल के लिए। वो हर बात पे ये चीज बोलती है। उसके अलावा वो इन लोगों को बोलती है यू रास्कल्स। उसके अलावा वो बोलती है मेक दीज रूल्स इन योर ओन कंट्री। उसके अलावा एक और चीज जो कि मेरी समझ से बाहर है कि एक प्रिंसिपल, एक टीचर कैसा अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकती है, वो लिटरली स्पिट करती है इंडियन स्टूडेंट्स के फेस के ऊपर, और नेपाली में वो ये बोलती है कि इन बच्चों को ले जाके बांधो और इन बच्चों को कोड़े मारो। ये चीजें लिटरली मेरे को स्टूडेंट्स बता रहे हैं। मतलब आप लोग शॉक हो जा रहे होंगे सुन के कि ये चल क्या रहा है। जब इन चीजों की शिकायत वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उल्टा इन बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब इतना गंदा रेसिज्म वहां पे वहां की प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के साथ कर रही है, तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और ये इतनी शर्म की बात है कि इवन ऐसी सिचुएशन में जब वो स्टूडेंट्स के ऊपर स्पिट कर रही है, हमारे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है
वो एक साथ नहीं आ पा रहे, वो खड़े होके एक साथ आवाज नहीं उठा पा रहे। जब इन बच्चों को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट नतीजा ये होता है कि एज उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है और उनके पेरेंट्स की कॉल को भी इग्नोर कर दिया जाता है, उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इवन एक केस ऐसा हुआ जब वहां पे एक स्टूडेंट को जो कि डिसलोकेट हो रखा था, जिसका जॉइंट डिसलोकेट हो रखा था, उस स्टूडेंट को जबरदस्ती फोर्सफुली 3rd फ्लोर पे एग्जाम देने के लिए बुलाया गया और वो एग्जाम उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था और उस स्टूडेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉपर लीव भी ले रखी थी, उसके बावजूद ये जबरदस्ती उस स्टूडेंट के साथ की गई। दिस शोज कि कितना ज्यादा रेसिज्म वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ चल रहा है। जिस स्टूडेंट ने मेरे को ये सारी चीजें बताई उसने ये भी बताया कि उनके बैच से 4 स्टूडेंट हैं, सीनियर के बैच से 5 स्टूडेंट हैं और एक जूनियर स्टूडेंट है जिसने कॉलेज छोड़ दिया है। ऑब्वियसली हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना पैसा वेस्ट करने के बाद कॉलेज छोड़ सके, तो स्टूडेंट्स की सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो रखी है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहां पे बच्चों का मेंटल पीस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, फ्यूचर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनका पैसा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उसके अलावा जो सुपर सीनियर वहां पे हैं उनमें से 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों का बैच ड्रॉप किया गया है, यानी कि उनको 1 साल की बैक दी गई है। सीनियर्स जो हैं वहां के वो अभी भी फर्स्ट ईयर में रुके हुए हैं, कोई 2 या 3 सेलेक्टेड सीनियर हैं जिनको छोड़ के किसी भी सीनियर का फर्स्ट ईयर पूरा नहीं है और जो 2-3 सीनियर हैं जिन लोगों का फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है उन लोगों का भी बैच ड्रॉप लगने वाला है और वो भी उसी सेम सीक्वेंस में घूमने वाले हैं। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो उस स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी ने अपना फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि जब सेकंड ईयर में किसी स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ता है उससे पहले सारी फीस यूनिवर्सिटी वसूल कर लेती है। उसके बाद या तो उसको बैच ड्रॉप दे दिया जाता है या फिर उसको NFTE लगा दी जाती है। जब तक उनकी जेब में पैसे नहीं आते वो बच्चों को टॉर्चर करते रहते हैं और जैसे ही उनकी जेब में पैसे आ जाते हैं उसके बाद वो बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बच्चों को टॉर्चर होने के लिए छोड़ देते हैं। मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, वहां का माहौल इतना ज्यादा गंदा और घिनौना हो चुका है। इसके अलावा एक कॉलेज ऐसी चीज होती है जहां पे हर स्टूडेंट ये सोचता है कि वहां पे उसको इक्वालिटी मिलेगी। आपको कहीं इक्वालिटी मिले ना मिले, लेकिन जो एजुकेशन की जगह होती है वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी, यहाँ का सिस्टम मेरा साथ जरूर देगा। लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी और वहां का सिस्टम सबसे ज्यादा एंटी इंडियन है, सबसे ज्यादा रेसिज्म का शिकार वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को बनाया जा रहा है। लेकिन वो क्विट नहीं बोल सकते अपने पेरेंट्स के सामने, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपनी सारी एसेट, अपना पैसा, अपना घर बार, अपनी जमीन, अपने प्लॉट सब बेच के लोन लेके यहां तक बच्चों को भेजा है। 60 से 65 लाख रुपए का पैकेज इस यूनिवर्सिटी का बनता है। इतने पैसे बच्चे लगाते हैं अपने माँ बाप की जेब से। बच्चों की मेंटल हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक वर्ड घूमता है, जो है सुसाइड। एंटी डिप्रेसेंट वो लोग ऑलरेडी खा रहे हैं। 60 के करीब वहां पे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चा इस चीज का शिकार वहां पे बना हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई इस चीज को आगे नहीं लेके आ रहा। और उस स्टूडेंट्स ने जब मेरे को एक एक चीज बताई तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए ये सारी चीजें सुन के। बहुत सारी चीजें मैंने भी फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें मेरे को पता है कि स्टूडेंट्स के साथ होती हैं कॉलेजेस में, बट ये चीज अभी तक की मेरी लाइफ में जितनी मैंने सुनी है कॉलेज के इंसिडेंट्स, ये सबसे ऊपर है। उसने बताया कि भैया जब हमारा कोई सप्ली आती है किसी एग्जाम में, जैसे IBMS में उसने बताया कि 6 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एंड लेट्स से IBMS के 2 सब्जेक्ट्स में वो बच्चे फेल हो गए, तो जब उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स का दोबारा से एग्जाम लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसका एक का ही रीटेक लिया जाएगा। लिटरली 6 के 6 सब्जेक्ट्स को दोबारा से एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑब्वियसली ये पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे खुद ब खुद इस चीज में फंसते रहे, बच्चों का ये जो लूप है फेलियर का ये चलता रहे, पैसे उन लोगों की जेब में आते रहे और एक टाइम ऐसा आए जब बच्चा खुद बोले कि ठीक है, मेरे को अपनी जान, मेरे को अपना मेंटल पीस इस पढ़ाई से, इस डिग्री से ज्यादा प्यारा है, और बच्चा क्विट करके अपने घर यानी कि इंडिया वापस चला जाए। और इतनी बुरी हालत उन स्टूडेंट्स की हो रखी है। आई थिंक वहां पे अगर इंडियन एम्बेसी है या फिर इंडियन गवर्नमेंट है या NMC है, कोई भी है, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन से या एजेंट से या कंसल्टेंट से आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा बच्चों का मेंटल पीस ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनके मुंह पे ऐसे ही थूका जाएगा, उनको ऐसे ही रेसिज्म कमेंट्स पास किए जाएंगे, रेसिज्म उनके साथ ऐसे ही चलता रहेगा और उन लोगों से इसी तरीके से पैसे लूटे जाएंगे
और उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने यूट्यूबर्स बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने आप को बोलते हैं कि हमसे बढ़िया कोई कंटेंट बनाता ही नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस टाइम में उन बच्चों का साथ नहीं दे सकते, अगर आप लोग इस घड़ी में इन बच्चों की गुहार को दुनिया के सामने नहीं ला सकते, तो आपको कंटेंट क्रिएटर कहलाने का कोई हक नहीं, आपको इन्फ्लुएंसर कहलाने का कोई हक नहीं। फिर आप दुनिया भर का कंटेंट डालते रहो, फिर आप दुनिया भर के सब्सक्राइबर्स अपने बनाते रहो, कुछ भी आप करते रहो, अगर आप किसी के दुख के टाइम में उसके काम नहीं आ सकते, तो आपके कंटेंट क्रिएटर होने का या आपके इवन इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी आपके सामने 2 वीडियो रिकॉर्डिंग्स में डालने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि वहां के स्टूडेंट्स की हैं, जो लोग एक्सपेल हो चुके हैं वहां से, जिन लोगों ने क्विट कर दिया है। नमस्कार, मैं चितवन मेडिकल कॉलेज 15th बैच MBBS का स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे कुछ इस CM चितवन मेडिकल कॉलेज की कुछ डार्क साइड शेयर करना चाहता हूँ। इस कॉलेज में आपको ये रूल नहीं बताया जाता है कि इस कॉलेज में अगर आप दिए गए टाइम में अगर पास नहीं होंगे तो ये कॉलेज आपको NEFT लगा देगा। इसका मतलब नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कि आप वर्ल्ड में कहीं पर भी MBBS या BDS ऐसे मेडिकल कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत और बुरी चीज है जो कि कट ऑफ, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को कट ऑफ क्लियर करना एक बहुत ही मुश्किल और हार्ड टास्क हो जाता है। उसके चलते यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते और नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टाफ भी ऐसा है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल वो भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक फॉरेन स्टूडेंट के अगेंस्ट में रहता है और इस कॉलेज में आपके साथ बहुत ही ज्यादा रेसिज्म होता है। मतलब एक फॉरेन स्टूडेंट के साथ यहाँ की जो स्टूडेंट्स भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है बहुत ही रेसिज्म करता है। यहाँ तक कि मतलब एक किस्सा आपको बताता हूँ कि हमारे एग्जाम हॉल में एक नेपाली स्टूडेंट जो था वो फोन लेके पकड़ा गया, यहाँ तक कि उसे उठाया भी नहीं गया वहां से, खाली कहा गया कि फोन जेब में रखो। जहाँ तक कि हमारी जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ टाइम से थोड़ा पहले उठे थे, तो उन्हें 3 घंटे तक इन्होंने खड़ा करके रखा धूप में। जरूरत के टाइम पे ये लोग आपके कभी किसी काम नहीं आएंगे और उसके बाद आपके मन में जो है हम लोगों के ऐसा हो जाता है कि गलत ख्याल आने लगते हैं कि हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, कैसे होगा, कि रिलेटिव्स कैसे रिएक्ट करेंगे, पेरेंट्स का पैसा इतना बर्बाद हो जा रहा है। इस वजह से हम लोगों को यहाँ तक सुसाइड करने का भी ख्याल आ जाता है। लेकिन अब क्या, हमारी फैमिली जो थी वो सपोर्टिव थी, सभी की फैमिली जो है वो ऐसी नहीं होती है, तो बहुत से बच्चे ऐसे डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं। और यहाँ पे जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑन दी स्पॉट नया रूल बना दिया जाता है और मतलब कुछ भी रूल बना देंगे और आप लोगों को उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे और हम कुछ भी अगर उसके अगेंस्ट रजिस्ट करते हैं तो हमें किसी भी तरह से भगा के, मतलब किसी भी तरह बोल देंगे कि आपको हम फेल कर देंगे और आप उनको प्रैक्टिकल में देख लेंगे, वाइवा में देख लेंगे, ऐसा बोल के धमकी देके हमको चुप कर दिया जाता है। ये और हमारे जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर अरुण कोयराला सर है, वो हम लोगों को वहाँ प्रेजेंट होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे, वहीं पे स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर देते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को कोई अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो वो बोलते हैं कि हमारा कॉलेज सबसे अच्छा है, आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, हम आपको अच्छा डॉक्टर बना के यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ पे एक बार अगर आप पैसा जमा कर देते तो जो ये हमारे लिए जब सब कुछ होते हैं तो ये हमारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोगों का हाल यहाँ बहुत बुरा कर दिया जाता है। यहाँ 35 लाख रुपए जमा किए हैं और इसके बाद में जो है इन लोगों ने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो ऐसा होता है कि बहुत से जो हम स्टूडेंट्स हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो यहाँ पे सब लोग अपना कोई ना कोई जमीन बेच के, कोई कोई लोन उठा के आता है तो अपना सपना पूरा करने आता है। तो यहाँ पे आने के बाद उन लोगों का सपना वैसे ही चूर हो जाता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वापिस भी जाए तो क्या मुंह लेके हम वापिस जाएंगे। तो इसी कारणवश वो कुछ ना कुछ यहाँ कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं या फिर अपने घर पे नहीं बताते हैं कि हमारा ये हाल हो रहा है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं अभी चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर नेपाल में पढ़ रहा हूँ, MBBS कर रहा हूँ यहाँ पे। और अभी मेरे 2 साल पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे करंटली 2nd ईयर में हूँ। मेरा 1st ईयर अभी पास नहीं हुआ है। और मैं जब एडमिशन लेने यहाँ पे आया था सबसे पहले जब नेपाल में, तब ये हुआ था कि वहां पे जहाँ पे काउंसलिंग होती है वहां पे अरुण कोयराला नाम का एक व्यक्ति था, उसने बोला CMC
सीएमसी आप चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर ले लीजिए, वो बिल्कुल इंडिया जैसा ऑपरेट करता है। तो मैंने उनके झांसे में आके यहाँ पे ले लिया एडमिशन। उसके बाद ये हुआ कि मैं यहाँ पे आया, मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने पूरी फीस भर दी 40 लाख रुपए। मैंने सेकेंड ईयर तक ये 40 लाख रुपए पूरे ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे मुझे पता लगता है कि यहाँ पे इंडिया जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे ये हुआ कि पहले साल में 6 सब्जेक्ट तो पूरे आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे कॉमेड भी आता है, कॉमेड 1 कॉमेड 2 इन दोनों के मिला के भी कुछ 7-8 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि कट ऑफ सिस्टम रखते हैं। कट ऑफ सिस्टम में भी मुझे एग्जाम नहीं देने दी गई आईबीएमएस की, मेन पेपर की जो 6 सब्जेक्ट मेन होते हैं एमबीबीएस के, वो नहीं देने दिए गए। फिर इन्होंने मुझे पहले फेल किया। यहाँ पे कोई भी टीचर सपोर्टिव नहीं है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे इंडियन नेपाली के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब अरुण कोयराला ने बोला कि यहाँ पे बैच ड्रॉप नॉर्मल है। अब यहाँ पे 4th अटेम्प्ट के बाद में अगर बैच ड्रॉप, तो आपका 2nd अटेम्प्ट अगर सप्ली में आपका नहीं निकला एग्जाम तो आपका बैच ड्रॉप तो हो ही जाता है। पर यहाँ पे जब बैच ड्रॉप के बाद में भी जब 2 चांस और मिलते हैं और उसमें आपका पेपर नहीं निकलता है तो आपको मिल जाती है एनएफटी। उसमें आप आपकी पूरी फीस, मेरी फीस है 55 लाख, वो पूरी आप भर चुके होते हो और उसके बाद में आपके पूरे पैसे जा चुके होते हैं, आपको घर भेज दिया जाता है। अब एनएफटी क्या होता है? नॉट फिट फॉर मेडिकल प्रोफेशन। अब यहाँ पे एनएफटी लगती भी है और फिर बच्चों को बोला जाता है कि आप कैच नहीं कर पाए क्लासेस के अंदर। अब क्लासेस ये क्या करते हैं कि बोलते हैं हम इंग्लिश में रहते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मेडिसिन की क्लासेस हमेशा इंग्लिश में ली जाती है, पर यहाँ पे बच्चों को नेपाली में पढ़ाया जाता है। टीचर्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। टीचर्स ही इनके पास ऐसे हैं, एकदम 3rd क्लास टीचर्स हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती है और बोलते हैं कि आप नेपाली सीखो, आप नेपाली सीखो। अरे हाउ कैन वी लर्न लैंग्वेज इन मिनिमम डेज? कैसे? आप बताओ। अब ये तो बहुत गलत बात हुई। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो थोड़ी बहुत दिक्कत है, ये थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत दिक्कत है। ओके चलो। और अब यहाँ पे इतना मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, यहाँ पे काफी सुसाइड भी हो चुके हैं और यहाँ पे हम कुल मिला के 90 बच्चे, 90 इंडियंस है। मेन तो सीनियर्स हमारे प्रेजेंट, हम लोग और हमारे जूनियर्स, जिसमें हमारे 2-3 सीनियर, मेरी बैच के 2-4 लोग जैसे कि ज्ञान सागर और ये सब लोग, और हमारे जूनियर्स में भी 4-5 जा चुके हैं और भी मेरे बाद में बहुत सारे लोगों की प्लानिंग है कि हम यहाँ से छोड़ के जाएं। उसके बाद में यहाँ पे मिनिमम हर साल 10 इंडियन की तो एनएफटी लगती ही लगती है और 20-25 का बैच ड्रॉप होता ही होता है। आप ये मत सोचिए कि आप आसानी से पास कर लेंगे। यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, टीयू और केयू, जिसमें टीयू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करता है और यहाँ पे आप टीयू एफिलेटेड कॉलेज बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सुरक्षित और एमबीबीएस कर ले तो आप, मेरे हिसाब से आप नेपाल लीजिए ही मत, क्योंकि नेपाल इज नॉट सेफ कंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट बिकॉज दे आर ट्रीटेड लाइक हेल। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी अगर जहन्नुम बना दी जाती है यहाँ पे बुला के, बस और कुछ भी नहीं है इस कॉलेज के अंदर। सब छला हुआ है, सब दिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत झूठ और कपटी लोग रहते हैं। यहाँ से 2nd ईयर का पूरा कोर्स करने के बाद भी ये पूरा कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वापिस क्यों जाना चाहता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले जहां पे से मेरी एडमिशन प्रोसेस शुरू हुई। मैं सबसे पहले अरुण सर से बात हुई थी, ऑल्सो नोन एज अरुण कोयराला। वो हमें काउंसलिंग में काठमांडू में मिले थे, जब उन्होंने बोला था कि सीएमसी चितवन मेडिकल कॉलेज बिल्कुल इंडिया जैसा ऑपरेट करता है, हम बहुत कोऑपरेटिंग है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपने दिखाए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहां पे जब काठमांडू में 25 लाख रुपए भरे, उसके बाद में हम यहाँ पे कॉलेज आए। कॉलेज में आने के बाद में हमें कॉलेज की सच्चाई कुछ और ही पता लगती है। हमें कॉलेज में आके यह पता लगता है कि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट एक ही साल में पूरे पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में 6 सब्जेक्ट के साथ में कॉमेड होता है, कम्युनिटी मेडिसिन करके सब्जेक्ट, उसमें भी कॉमेड 1 कॉमेड 2 होता है और उनके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे करके 7 या 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं और 13 सब्जेक्ट होने के बाद में हम पे इतना प्रेशर आ जाता है। पहली बात, मेरे नीट में आए थे 150 मार्क्स।
मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं एक साल में 13 सब्जेक्ट कवर कर सकूं। ऊपर से इनका कट ऑफ सिस्टम, इंडिया में कभी एग्जाम नहीं रोकी जाती है किसी भी स्टूडेंट की, पर यहाँ पे रोकी जाती है एग्जाम, और ये इंटरनल के बेसिस पे रोकते हैं। यहाँ पे टीचर्स कोई आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। पहली बात यहाँ पे बोला जाता है कि जब एडमिशन होता है तब ये लोग हमसे हिंदी में बात करते हैं। उसके बाद में जब हम कॉलेज कैंपस में जब हम हिंदी में बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप या तो नेपाली में बात करिए या फिर इंग्लिश में बात करिए, और बहुत बेइज्जत किया जाता है यहाँ पे लोगों को। उसके बाद में ये लोग करते हैं कि पेपर रोक देते हैं। मेन बात यह है कि पेपर रोक देते हैं, बोलते हैं कि आप इस पेपर में आपने कट ऑफ क्रॉस नहीं किया है तो आप अगर बोर्ड्स की एग्जाम दोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये सिस्टम है। और बोलते हैं कि आप कॉमेंट के 2 पेपर दे दीजिए। उसके बाद में ये प्रैक्टिकल्स में भी फेल करते हैं और बोलते हैं कि प्रैक्टिकल में ऐसे फेल किया जाता है कि जैसे अगर कोई बच्चा कुछ हो जाए, क्योंकि कॉलेज के हाथ में होता है प्रैक्टिकल, और यहाँ पे इतना इगोइस्टिक माहौल है टीचर्स के लिए कि यहाँ पे टीचर हर एक चीज अपने ईगो पे लेके जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ हंस दिया क्लास के अंदर तो वो हमेशा याद रखेंगे और बोलेंगे तू ही हंसा था ना क्लास के अंदर, और बोल देते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर एंड यू आर फेल नाउ। ये होता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जब हम कंप्लेन की जाती है तो बोलते हैं कि हमेशा आपके बच्चे को ही कंप्लेन होती है, आपके इसको ही कंप्लेन होती है। उसके बाद में यहाँ पे हॉस्टल में भी रखा जाता है, हॉस्टल में भी पूरी फीस ले ली जाती है 4-4.5 साल की। मैं अभी फिलहाल में 40 लाख रुपए भर चुका हूँ। उसके बाद भी मैं कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं पास नहीं कर पाऊंगा, और मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे भी छोड़ रहे हैं ये कॉलेज। और मुझे ऐसा होता है कि यहाँ पे कई बार मैं रोया हूँ, कई बार मेरे माँ बाप बहुत टेंशन में आए हैं, कई बार मेरे माँ बाप को मैंने कोसा है, कई बार ऐसी इच्छा हुई है कि मैं अपने आप को ही खुद कुछ कर लूं। अगर मेन बात यह है कि आप अगर सोचेंगे कि आपके बच्चे का हो रहा है, चलो ये तो बात अच्छी है कि ये पढ़ रहे हैं, अरे इतनी पढ़ाई अगर उसे करना होती तो क्या वो इंडिया में नहीं रह लेता? आप क्या सोचते हैं कि आपका बच्चा कर लेगा? अगर ऐसे ही बच्चे रखना है तो इन्हें कट ऑफ सिस्टम सेट करना चाहिए कि अगर 400 के ऊपर उस बच्चे के मार्क्स नहीं आए नीट में तो उसे हम नहीं लेंगे। पर ये उस टाइम झूठ बोल के 150 वाले बच्चे को भी ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम पास करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और मनी माइंडेड पीपल्स हैं, बस इन्हें पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं सप्ली का टाइम था मेरा, उसके बाद में जब मेरे सप्ली की फीस नहीं आ पाई थी कुछ कारण से, तो ये हुआ कि मुझे 10 से 15 बार इतना दौड़ाया गया सप्ली का फॉर्म भरवाने के लिए कि आपका सप्ली का फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका ये नहीं करेंगे, आपका वो नहीं करेंगे। मैंने अरुण कोइराला को भी कॉल करा, जो कि यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। पर उस आदमी ने मेरे घर वालों का कॉल भी नहीं उठाया, मेरा भी कॉल नहीं उठाया। पहले हमारा कॉल उठा के बोलता है कि आप पेपर दे दीजिए, आप जाइए फॉर्म भर दीजिए। मैंने उन्हें बोल दिया। फिर डिपार्टमेंट में कॉल लगा के बोल देता है कि उनका फॉर्म मत लीजिएगा, ये मत कीजिए, आपको बहुत परेशान किया जाएगा। यहाँ पे मेन बात रेस्ट्रिक्शंस इतने हैं कि आप यहाँ पे यहाँ तक कि ओवरऑल घूम भी नहीं सकते हो। आप कॉलेज कैंपस में कभी कभी गेम्स भी रुकवा देते हैं ये लोग ऐसे काम करते हैं। बच्चों को बहुत बुरा फील होता है, यहाँ तक कि हमें रोना रोना आ जाता है। हमें सिर्फ कैद करके रखा जा रहा है हमेशा के लिए। और यहाँ पे ऐसा है कि बोलते हैं कि इंडियंस के लिए तो बेच ड्रॉप नॉर्मल है, ऐसा बोल देता है अरुण कोइराला के ये खुद के वर्ड से कि इंडियंस के लिए बेच ड्रॉप नॉर्मल है, पर उसने तो कभी हमें ये सिस्टम का बताया ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं खामखा किसी यूनिवर्सिटी को या खामखा नेपाल को बदनाम कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि नेपाल एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे इंडियन पैटर्न, इंडियन एजुकेशन, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर फॉलो किया जाता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट करता है। बट ये चीज सुन के दिल दहल जाता है कि बच्चे वहां पे क्या क्या सफर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको उन बच्चों का थोड़ा सा भी कंसर्न हो, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।